नूर जो किचन में खड़ी पानी पी रही थी, माला ने पीछे से आकर उसे डरा दिया। क्या यार माला, तुमने डरा ही दिया। नूर ने माला को घूर कर कहा। मैंने डराया या अमान ने रात को डराया? माला शोही से बोली। नहीं, मान ने मुझे नहीं डराया और मैं बहुत खुश हूँ कि मान जैसा शोहर मुझे मिला है। नूर ब्लश करते हुए बोली। हमेशा खुश रहो नूर, मैं तो यही दुआ करती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो अमान के साथ। आमीन। और माला, तुम भी सावियार भाई के साथ ठीक हो जाओ ना। अगर उन्हें अपना हक दे दो तो वो दूसरी शादी ना करते। नूर, मुझे भी कुछ करना ही पड़ेगा। अब उस लैला प्यारा से तो जान छुड़वानी ही पड़ेगी अपने सावी की। और अब वो दोनों बैठी बातें कर रही थी और अगला प्लान करते। ये तीनों कभी बात से ही आ सकते थे। अगले दिन नूर यूनिवर्सिटी चली गई। अभी वो यूनिवर्सिटी गई थी कि उसे दूर से ही सहर नजर आई। वो मुस्कुराते हुए सहर के पास गई जो बहुत परेशान थी। क्या हुआ सहर, परेशान क्यों हो? नूर, कुछ नहीं। सहर अपने आंसू साफ करते हुए बोली। सहर, मुझे नहीं बताओगी? नूर ने हल्की से उसे देखा। नूर, मुझे एक लड़का काफ़ी दिनों से तंग कर रहा है। अभी भी वो मुझे धमका कर गया है और मुझे बहुत डर लग रहा है। कौन है वो सहर? नूर गुस्से से बोली। पता नहीं, कोई चौधरी है, उसका राज चलता है यूनिवर्सिटी में। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर उससे मेरे साथ कोई ऐसा वैसा कर दिया तो मैं क्या करूँगी? डरने की ज़रूरत नहीं है सहर, मैं हूं ना। आइंदा वो तुम्हारे सामने आए तो मुझे बताना, उसका मुंह तोड़ दूंगी। और तुम एवं ही डर रही हो, मैं हूं ना। चलो, मुस्कुराओ और चलो क्लास में चलते हैं। सहर भी नूर का साथ पाते हुए मुस्कुराते हुए क्लास में चली गई। आज रात आहत की फ्लाइट थी और जावियार ने उसे पिक करने जाना था। लैला और जावियार शॉपिंग करके घर वापस आए थे कि दूर से ही माला उन्हें देखती जल्दी से लैला के कमरे में भागी थी। वो देखना चाहती थी कि दोनों किस हद तक एक दूसरे के करीब आते हैं, क्या बातें करते हैं। जावियार, अब लहंगा कब पसंद करना है शादी के लिए? लैला जावियार को देखते हुए बोली। लैला और जावियार कमरे में दाखिल हो चुके थे और इससे पहले कि जावियार आहत का नाम लेता, उसकी नज़र पर्दे के नीचे से नजर आते पाँव पर पड़ी और जावियार समझ चुका था। जावियार ने अपने दांतों तले लब दबाए थे और लैला को इशारा किया। लैला डार्लिंग, जब तुम चाहो हम लहंगा पसंद कर लेंगे। जबकि ये सुनती माला आग बगोला हुई थी। थैंक यू जावियार बेबी। लैला की चहकती हुई आवाज़ माला के तन बदन में आग लगा चुकी थी। जावियार ने लैला को इशारा किया तो लैला बाहर चली गई। जबकि जावियार संजीदा चेहरा लिए पर्दे के पास गया और पर्दा पीछे करके माला को कमर से थामे खींचकर अपने पास गया। इस अचानक अवतार में माला आंखें फाड़े उसे देखने लगी। उसकी चोरी पकड़ी गई थी और गुस्सा उससे अलग था। व्हाट द हेल, यहाँ क्या कर रही हो तुम? जासूसी कर रही हो हम दोनों की? जावियार भड़का था। जासूसी करती है मेरी जूती। तुम जो मर्जी करते फिरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। माला अपनी शर्मिंदगी छुपाते चलकर बोली। मगर मुझे तो लगता है तुम हम दोनों का लाइव शो देखने आई थी। जावियार ने माला को मजीद अपने नजदीक किया। तुम छोड़ो मुझे जावी, जाकर उस लैला प्याला को अपने सीने में बना दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जावियार ने माला का चेहरा पकड़कर अपने करीब तर किया। मेरा बस चले तो तुम्हारे सामने लैला के साथ। शट अप जावी, खबरदार, अगर तुमने अपने मुंह से कुछ भी ओल फुल पका मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। माला का गुस्से के मारे बुरा हाल था, जबकि वो मदहोशी के आलम में माला के हिलते लबों पर झुक चुका था। जब वो पीछे हुआ तो खुमार उलूदा आंखों से माला को देखा। अपना आप मुझे सौंप दो लैला डार्लिंग। तो फिर तुम शादी नहीं करोगे? माला रूहान सी हुई थी। फिर सोचूंगा। सावियार माला की गर्दन में मुंह देते हुए बोला। छोड़ो मुझे, चीप इंसान हो तुम। वो गुस्से में आती उसे धक्का देती बाहर को भागी थी। माला की सरकत से सावियार मुस्कुराया था। बहुत जल्द तुम मेरे काबू में आओगी जंगली बिल्ली। वहाँ सब टॉर्चर आलात मौजूद है ना? आज का जिस्म से खाल उतारने वाला टॉर्चर? एन ने सर लहजे में मीर से पूछा। सब मौजूद है एन, जो जो तुमने कहा था। और मुझे गर्म पानी भी चाहिए। मैं इतनी अजियत देना चाहती हूँ उसे कि वो पल पल मरे। एन एक नजर मीर को देखते अंदर चली गई और मीर भी अंदर चला गया। अंदर गई तो सामने ही अकरम कुर्सी पर जख्मी हालत में बंधा हुआ था और करा रहा था। हम्म, ये है ना जिससे मेरे आन की पीठ पीछे वार किया है और धोखा दिया है। एन सुलगते लहजे में अकरम की जानिब देखते हुए बोली, जबकि अकरम सामने इविल को देखकर हैरान हुआ था। क्यों हो गए ना हैरान? किंग और लोका के साथ मिलकर जो मुझे मारने का प्लान किया था वो नाकाम हो गया। अफसोस हुआ, बहुत अफसोस। चलो अब तुम सब अपने गुनाह कबूल करो। एन ने मीर को इशारा किया जिससे रिकॉर्डिंग ऑन की। प्लीज प्लीज इविल, मुझे जाने दो, मुझे मत मारना। मैंने जो भी किया वो सब किंग और लोका के कहने पर किया। मुझे जाने दो, मेरा कोई कसूर नहीं। मैं सब गुनाह कबूल करता हूँ कि मैं किंग से मिला हुआ था, कयान सर को धोखा दिया
उनकी सारी खबरें किंग और लोका तक पहुंचाता रहा और आपकी खबर भी पहुंचाई कि आप केहान सर की बीवी हैं और आपको किडनैप करवाने में भी मेरा हाथ था। अकरम अपनी मौत को सामने देखकर गिड़गिड़ाता हुआ अपने सारे गुनाह कबूल कर गया। बकवास बंद करो। एन की भी हल्की सी आवाज़ रिकॉर्डिंग में कैद हो चुकी थी, लेकिन मीर ने जल्दी से बंद कर दी। तुम्हारे माफ़ी मांगने से क्या सब ठीक हो जाएगा? मेरा बच्चा वापस आ जाएगा, मेरे आन की दूरी ख़त्म हो जाएगी। एन ने गुस्से से उसके मुंह पर मुक्का मारा कि उसके नाक से नाखून बहने लगा। एन ने अपने हाथों में दस्ताने पहने और बॉक्स एक बड़ा नाखून कटर तेजाब में डुबो कर ले आई। जबकि ये सब देखते अकरम की रूह फना हुई थी। एन ने आहिस्ता आहिस्ता उसके नाखून जड़ से उखाड़ने शुरू किए थे कि अकरम की चीखें पूरे टॉर्चर रूम में गूंजी थीं और उसकी चीखें सुनकर एन को बहुत सुकून महसूस हो रहा था। और फिर 1 घंटे बाद अकरम का पूरा वजूद खून से भरा हुआ था, जगह जगह कट लगे हुए थे, जिल्द उतरी हुई थी। अकरम तो कब का अपनी सांसें ख़त्म कर चुका था, लेकिन एन को फिर भी सुकून नहीं आया था, तो उसका दिल निकाल कर अपने हाथों से मसल रही थी। बेनहूसत से उसका दिल देखा और मीर को इशारा किया कि ये रिकॉर्डिंग और ये लाश एएसपी कयान कासमी तक पहुंच जाए, ताकि उसे पता चले कि उसके पास कौन गुत्तार है और कौन नहीं। फिर वो अपनी शहजादी के पास चली गई, जो कमरे में अपनी माँ का इंतज़ार कर रही थी। पहले फ्रेश हुई और फिर वो मीरम के साथ खेलने लगी। मैं तुम्हें अपने जैसा बनाऊंगी मसूद, तुम्हारी माँ की भी यही ख्वाहिश थी। मीरम का चेहरा चूमते वो मीरम से बोली। सोहा तो अब उस लारिब से तंग आ चुकी थी। अभी भी सफ़ी हॉस्पिटल गया था, जबकि लारिब अपने कमरे में खेल रही थी। सोहा कुछ सोच रही थी कि वो ऐसा क्या करे जिससे सफ़ी लारिब से दूर हो जाए, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका हर वार नाकाम ठहर जाता था कि अचानक से उसके शैतानी दिमाग में एक आइडिया आया। सामने से आती हिबा को देखकर उससे अपने पास बुलाया। हिबा, इधर आओ ज़रा। जी आप ही। हिबा भी उसके पास आती बोली, तुम लारिब के साथ खेलती क्यों नहीं हो? वो अकेली अपने खिलौनों के साथ खेल रही है। वो तुम्हारे भाई ने ला कर दिए हैं ना, तो तुम्हारा भी तो हक बनता है तुम लारिब के साथ खेलो। नहीं, वो भी मुझसे नाराज़ है। कल मैंने अपनी चॉकलेट नहीं दी थी उसे, तो वो अब मुझे अपने खिलौने नहीं देगी। हिबा ने मासूमियत से कहा, तुम अपने भाई के दिए गए खिलौने लेकर उससे छीन कर मेरे पास आ जाओ, हम दोनों खेलेंगे। अगर उन्होंने भाई को बताया तो? हिबा भी उसकी बातों में आने लगी। नहीं, तुम जाओ, आज मैं तुम्हारे साथ खेलती हूँ, मेरा दिल भी कर रहा है। सोहा 12 साल बच्ची को अपनी बातों में उलझाने लगी, सिर्फ लारिब को तकलीफ पहुंचाने के मकसद से। ओके आप ही। हिबा भी सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर लारिब के कमरे में चली गई, जहाँ वो बैठी खिलौनों के साथ अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी। लेकिन हिबा को देखते हुए नाराज़गी से मुंह मोड़ गई। लारिब आप ही, मुझे भी दो खिलौने, हम दोनों मिलकर खेलते हैं। नहीं, तुम्हें मैंने कल चॉकलेट मांगी थी, तुमने नहीं दी, अब मैं तुम्हें नहीं दूंगी। तुम गंदी बच्ची हो। लेकिन ये तो मेरे भाई ने ला कर दी है ना, मैं भी खेलूंगी। हिबा भी गुस्से से बोली, मैं नहीं दूंगी। लारिब ने हिबा को धक्का दिया। हिबा ने भी उल्टा लारिब को धक्का दिया और उससे गुड़िया उठाकर बाहर को भागी थी। लारिब भी रोती हुई हिबा के पीछे भागी। मेरी गुड़िया तो गंदी बच्ची, ये मेरी एंजल ने ला कर दी है। लारिब जो हिबा को पकड़कर अपनी गुड़िया को खींचने लगी थी, जैसे हिबा सीढ़ियों के पास पहुंची, लारिब ने अपनी गुड़िया खींचकर गुस्से से हिबा को धक्का दिया था। और ये मंजर अंदर आते हुए सफ़ीर ने देखा था। हिबा ने मुंह से चीख निकाली थी और हिबा लड़खड़ाती हुई सीढ़ियों से नीचे गिरी थी। गंदी बच्ची, मेरी गुड़िया ले ली। लारिब भी अपनी गुड़िया अपने सीने से लगाई खड़ी, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सफ़ीर भागता हुआ हिबा के पास आया। गुड़िया, आंखें खोलो। हिबा तो बेहोश हो चुकी थी, उसके सर से खून निकल रहा था। इरम भी अपनी बेटी की हालत देखती भागते हुए उसके पास आई थी। ये क्या किया है? ये क्या किया तुमने लारेब? सफ़ीर खड़ा था, जबकि लारिब जो अपने एंजिल को देखती हिबा की शिकायत लगाने आई थी। सफ़ीर की धार सुनकर सहम गई थी। गंदी बच्ची ने मेरी गुड़िया ले ली थी। चटाक। सफ़ीर के थप्पड़ की गूंज पूरे घर में गूंजी थी और लारिब को थप्पड़ इतना सख्त पड़ा था कि बूंदे मुंह नीचे गिरी थी। उसके होंठ फट चुके थे, जहाँ से खून की हल्की सी लकीर भी निकली थी। सफ़ीर, ये क्या किया तुमने? इरम सदमे से बोली, जबकि सफ़ीर हिबा को उठाते ही कमरे में ले गया था। खून इतना नहीं बहा था, सफ़ीर खुद ही उसकी मरहम पट्टी कर सकता था, इसलिए वो हॉस्पिटल लेकर नहीं गया और कमरे में उठाकर ले गया। लारिब रोते हुए उठकर कमरे में चली गई। वो सफ़ीर से सहम गई थी और फिर कपड़ों की अलमारी में जाकर छुप गई, कहीं फिर से उसका एंजिल आकर उससे न मारे। जबकि सोहा अपने प्लान पर कामयाब होने पर खुलकर मुस्कुराई थी। एंजिल, गंधा एंजिल मारा मुझे।
वो सिसकी समेत रोते रोते वहां अलमारी में छुप गई। सफ़ीर हिवा की मरहम पट्टी कर चुका था जब इरम ने उससे पुकारा, सफ़ीर, तुमने लारिब पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। तुम्हें पता है ना वो कितना डर गई है। वो बच्ची है, अभी उसका दिमाग ठीक नहीं है। इरम की बात सुनकर उसे एहसास हुआ कि वो गुस्से में आकर गलती कर चुका था। मॉम, लेकिन उसे इतनी तो समझ होनी चाहिए। सफ़ीर शर्मिंदगी से बोला, जाओ तुम लारिब के पास, ये ना हो वो कुछ गलत कर बैठे। सफ़ीर भी इरम की बात सुनकर कमरे में चला गया। कमरे में चारों तरफ नजर घुमाई लेकिन लारिब कहीं नहीं थी। सफ़ीर ने अपने लब में जी उसे एहसास हुआ था कि उसे लारिब पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। छोटी दुनिया, कहाँ हो तुम? सफ़ीर ने परेशानी से ऊंची आवाज़ से कहा, जबकि एक जगह देखकर सफ़ीर के लब मुस्कुराए थे। वो अलमारी में छुपी थी। हल्की सी अलमारी खुली छोड़ी थी जिससे उसकी कमीज का कोना बाहर निकला हुआ था, जो कि सफ़ीर को नजर आ चुका था। लारिब इतना डर गई थी कि वो हिचकियों समेत रो रही थी। सफ़ेद खूबसूरत चेहरा आंसू से तर था। मेरी छोटी दुनिया तो मिल ही नहीं रही। लगता है मेरे साथ खेल रही है। चलो मैं अपनी छोटी दुनिया को ढूंढ लूंगा। वो जानबूझकर इधर उधर ढूंढ रहा था कि एकदम सफ़ीर ने अलमारी खोली तो लारिब कच्ची टाली की तरह सफ़ीर के ऊपर गिरी थी। लारिब जल्दी से सफ़ीर से दूर हुई और अपनी सांस रोके गई। एंजल प्लीज, नो थप्पड़, नो, पेन होता है। लारिब की सांस अटकने लगी। छोटी दुनिया नहीं मारता। सॉरी ना, प्लीज। सफ़ीर ने महसूस किया कि लारिब की सांस उखड़ रही है और वो उससे डर रही है और उसके पास भी नहीं आ रही। वो डर के मारे लंबे लंबे सांस ले रही थी। सांसें उखड़ रही थी। लारिब को इन्हेलर की ज़रूरत थी, लेकिन सामने खड़ा उसका एंजल इन्हेलर की जगह वो सांसें देना चाहता था। तभी वो झुका और अपनी सांस से अपनी छोटी दुनिया की सांसों में उतारने लगा। लारिब की सांसों में सांस आई तो सफ़ीर पीछे हुआ, लेकिन छोटी दुनिया अभी भी खौफ से अपने एंजल को देख रही थी। सॉरी छोटी दुनिया, आइंदा नहीं मारूंगा। वो अपने कान पकड़ता लारिब का डर हल्का हल्का कम करने लगा। एक शर्त पर, एंजल, लारिब डरते हुए बोली। कौन सी शर्त? आप आइंदा मुझे नहीं मारेंगे? अपनी आंखें पटपटाते हुए बोली। और और मुझे आज बाहर पार्क पर झूले भी दिलवाने लेकर जाएंगे। हिबा नहीं जाएगी साथ, वो गंदी बच्ची है। लारिब अपनी छोटी उंगली आगे करते हुए बोली। सफ़ेद के लब मुस्कुराहट में ढले। ओके, पिंकी प्रॉमिस। छोटी दुनिया, चलो फिर तैयार हो जाओ, हम बाहर चलते हैं। लेकिन आइंदा अगर हिबा आपसे कोई टॉल छीने तो मैं नहीं ला दूंगा, लेकिन आपने उसे नहीं मारना। ओके? मैं तैयार हूँ एंजल। सफ़ीर ने उसे देखा जो शॉर्ट कमीज पहने, नीचे शलवार पहने, गले में दुपट्टा था ही नहीं, और वो उससे तैयार हुआ कह रही थी। छोटी दुनिया, ये लो, ये पहनो। सफ़ीर अलमारी से सफ़ेद कलर का फ्रॉक निकालता उसे देता हुआ बोला। लारी भी मुंह बसोर कर ड्रेस पकड़कर वॉशरूम में चली गई। शुक्र है मान गई। सफ़ीर एक गहरा सांस भर कर गया, लेकिन लारी एक गालों पर अपने भारी हाथों का निशान देखते उससे अभी भी अफसोस हो रहा था। कायान को अकरम की लाश इतनी बुरी हालत में मिली थी कि उससे उल्टी आने लगी, लेकिन हिम्मत करते उससे रिकॉर्डिंग सुनी जिसमें अकरम ने अपने गुनाह कबूल किए थे और ये भी कहा था कि वह कयान और उनकी बीवी की सारी खबरें किंग तक पहुंचाता था। अभी वो रिकॉर्डिंग बंद करता कि उससे आखिर में एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी थी और ये आवाज़ वो लाखों में भी पहचान सकता था। एन। उससे एक नज़र अकरम की लाश को देखा और फिर अकरम का निकाला हुआ दिल। उससे उन सब पर पहले ध्यान क्यों नहीं दिया? ये मारने का तरीका तो सिर्फ और सिर्फ उसके एन यानी कि ईविल का है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो एन के मिल जाने पे खुश हो या अकरम की गद्दारी पे अफसोस करे। सब बड़े ऑफिसर से अकरम को गुनाहगार ठहराया था, फिर उसकी लाश को दफना दिया गया था। इसका मतलब किंग ने ही मेरी एन को मारा था। बयान गुस्से से अपनी गाड़ी में बैठा और ये बात साबियार लोगों से कंफर्म करना चाहता था और पूछना कि उसकी एन कहाँ है। एन यार, तुम कब तक ऐसे रहोगी? हम सब तुम्हें बहुत मिस करते हैं। और कायान, तुम्हारा एएसपी मासूमान भी 100 चक्कर लगा चुका है। वो कहता है कि उसे पता है कि उसकी एन जिंदा है और तुम लोगों ने छुपा कर रखा है। अब हम कब तक उसे झूठ बोलें? साबियार तो अपनी ही बातों में मगन था। आन को कुछ बताने की जरूरत नहीं है साबियार, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगी। और तुम लोगों को मजीद मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है। बयान की गुस्से से भरी आवाज़ साबियार और दूसरी तरफ एन पर धमाका थी। कायान, तुम यहाँ? साबियार जल्दी से मोबाइल कान से पीछे करते हुए बोला। जावियार, अपनी बहन एन प्लस इविल को कह दो कि मेरी बात सुने बगैर कॉल बंद मत करना, वरना मैं अपने साथ कुछ कर लूंगा। कयान ने चबा चबा कर कहा और दूसरी तरफ एन ने गुस्से से मोबाइल को घूरा जैसे सामने उसका आन हो।
करके तो दिखाएं कुछ अपने साथ, फिर मैं बताऊंगी। एन बड़बड़ाई थी। एन, तुमने मुझसे दूर रहकर अच्छा नहीं किया। कयान ने करसदा लहजे में कहा। और मुझे पता चल चुका है कि ये सब किंग ने किया है और उसके साथ ही लोका ने। जावियार भी चुपचाप उन दोनों को सुन रहा था। तुम 3 महीनों से मेरे सामने नहीं आई, लेकिन तुम मेरी हालत नहीं जानती। ऐसे हो गया हूं कि अब तुम मेरे सामने ना आई तो मैं मर जाऊंगा। एन, तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता ना, तो अब देखना तुम भी ही विल हो, तो मैं भी एएसपी हूं। अब तुम खुद मुझे बचाने होगी। कयान की हिस्सा कहने से एन और जावियार ठटके थे। जावियार, एएसपी कयान कयास्मी को कह दो कि अगर उन्होंने खुद को किसी मुश्किल में डाला तो मैं भी उन्हें जान से मार दूंगी। एन की आवाज़ जावियार के मोबाइल से उभरी थी और एन की आवाज़ सुनते कयान के लब मुस्कुराए थे और सुकून से 2 मिनट के लिए आंखें बंद की थी। एन की आवाज़ से कयान के दिल का सुकून थी और वही थी जिससे पहले थी, उससे मोहब्बत करने वाली, इश्क करने वाली, परवाह करने वाली। ऐसे नहीं तो वैसे सही विल डार्लिंग। कयान भी लफ्ज़ चबा चबा कर कहता, अगले बंदे को सुलगाने का काम कर गया। और तुम जावियार, तुम मेरे पक्के दुश्मन हो। किसी दिन तुम्हारे खिलाफ मेरे हाथ सबूत आ गए ना, तुम्हारी ऐसी गर्दन मरोड़ूंगा कि तुम चाहकर भी मेरे शिकंजे से निकल नहीं पाओगे। कयान ने गुस्से से साव्यार को देखते हुए कहा और ये सुनते साव्या का कहका गूंजा था। वैसे एसपी कयान काज़मी, एन ठीक कहती है। तुम उसके मासूम आन हो, जो कि किसी की भी बातों में जल्दी आ जाते हो। हम तुम्हें पहले भी धोखा देते रहे थे और तुम अभी हमारी बातों में आ गए हो, लेकिन तुम हमारे खिलाफ कभी भी सबूत इकट्ठे नहीं कर सकते। जाओ, जितनी मर्जी कोशिश करनी है कर लो। साव्यार भी कयान को आग लगा गया था देखते हैं। और ये लफ्ज़ कहते ही कयान वहां से चला गया। उन दोनों की दुश्मनी कहाँ तक चलती है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन कयान एक बार जानता था कि एन और उसके साथी साव्या और अमान भी उसके लिए अहमियत रखते हैं। बस उसे साव्यार पर गुस्सा आ जाता था कि एन उससे भी ज़्यादा उस साव्यार को अहमियत देती है। लेकिन आज कयान को सुकून था कि अब एन जिंदा है और बस अब से अपने सामने लाना है। इससे पहले किंग और लोका से खुद बदला लेना था। वो एन को सामने लाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहा था। साव्यार, नजर रखो इस पर, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं चाहती एन टाइम पर कोई मसला हो जाए। अगर मेरे आन पर एक खरोच भी आई ना तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी साव्यार। मेरे आन की जिम्मेदारी तुम पर है। उफ, वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। एक वो आकर रोब जमाता है और इधर तुम। हम्म, मैं ही मिला हूं सबको। ये कहकर साव्यार कॉल काट चुका था। सफ़ी लारिब को लेकर पार्क में आया था और लारिब खुशी से झूले झूल रही थी। सफ़ेद फ्रॉक पहने अपने ब्राउन बालों को खुला छोड़े वो कोई सफ़ेद परी ही लग रही थी। एंजल, एंजल, हम दोनों भी एक तस्वीर बनाते हैं ना, जैसे वो लोग बना रहे हैं। लारिब सफ़ी के पास आती हुई बोली और सामने इशारा किया जहाँ एक कपल तस्वीरें बना रहा था। सफ़ी ने सामने उस कपल को देखा और मुस्कुरा दिया और लारिब की फरमाइश पर कई तस्वीरें सफ़ी ने अपने मोबाइल पर बनाई थी। एंजल, मुझे आइसक्रीम खानी है, मैं थक गई हूँ। जाए मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आए। वो ज़िद्दी अंदाज में सफ़ीर के पास बैठते हुए बोली। रुको, तुम यहाँ यहाँ ही बैठना, यहाँ से हिलना मत। मैं आइसक्रीम लेकर आता हूँ। ओके एंजल, लारे मासूमी से कहती हुई वहाँ ही टिक कर बैठ गई। किंग और लोका जो वहाँ से गुजर रहे थे, लेकिन किंग की नज़र उस सफ़ेद परी पर पड़ी तो कई लम्हे वो उसे देखता रहा। क्या हुआ किंग, क्यों इस बच्ची को देख रहे हो? लोका ने उसका ध्यान लारिब की तरफ देखा तो पूछने लगा। ये बच्ची ही तो मेरी रानी है, जैसी बचपन में थी उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो गई है। इसकी माँ को भी मैंने अपनी मर्दानगी दिखाई थी और इसको भी दिखा था, लेकिन उस टाइम इस बच्ची का भाई इसे ले भागा और अब उस सिविल की वजह से मैं इसे भूल गया था, लेकिन अब मुझे ये लड़की चाहिए। किंग अटल लहजे में बोला। किंग उतरा और लारिब के पास आया। वो चाहता था वो अपनी रानी को ले जाए, इसीलिए उसके पास आया था। और लारिब जो इधर उधर बच्चों को देख रही थी, अपने पास किसी की मौजूदगी महसूस करते उसे सर उठाकर देखा और सामने उस कंधे अंकल को देखकर लारिब की आंखों में खौफ उभरा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आई थी। उसे इधर उधर अपने एंजल को ढूंढना चाहा, लेकिन उसका एंजल दूर था उससे बहुत। लारिब सामने उस कंधे अंकल को देखते डर के मारे उसे सांस से मुश्किल से आने लगी थी। लारिब गहरे गहरे सांस लेती खुद को नॉर्मल करने लगी, लेकिन उससे ये काम बहुत मुश्किल लग रहा था। लारिब की हालत को बिगड़ते हुए देख किंग भी परेशान हुआ था, इससे वो लारिब को वहाँ ही छोड़ते वापस चला गया था। और जो सफ़ीर आइसक्रीम लेकर आया था, लारिब को उस हालत में देखते हुए परेशानी से लारिब की तरफ बढ़ा। हाथों से आइसक्रीम गिर गई थी, लारिब, लारिब क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? लेकिन लारिब की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था।
लारे बस डर के मारे उस जगह पे इशारा कर रही थी जहाँ से किंग गया था। सफ़ी ने उस जगह को देखा लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, जिसे देखकर लारिब डरती। लारिब उठो, घर चलो। लेकिन लारिब की गहरे गहरे सांस लेते हुए खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी। सफ़ी ने जल्दी से पॉकेट से इनहेलर निकालते हुए लारिब के मुंह में दिया, जिससे लारिब लंबा लंबा सांस अपने अंदर लेने लगी। थोड़ी देर बाद लारिब नॉर्मल हुई तो सफ़ी ने उसकी कमर से हिलाई। एंजल, वो गंदा अंकल मार देगा, वो ले जाएगा। वो बेरब जुमले बोलती सफ़ीर को मज़ीद परेशान कर चुकी थी। कुछ नहीं होता छोटी दुनिया, मैं हूं ना, चलो आओ घर चलते हैं। लारिब भी हाँ में सर हिलाती उठकर सफ़ीर के साथ चली गई और दूर बैठा किंग अपनी रानी के साथ किसी लड़की को देखकर बहुत गुस्से में आया था। मुझे इस लड़की की सारी डिटेल्स चाहिए। किंग अपने आदमी को हुक्म देता वहां से चला गया और वो लोग भी सफ़ीर का पीछा करने लगे। एहन को कयान की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया था। वो गुस्से से कमरे में चक्कर काट रही थी। नहीं नहीं आन, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो जानती थी अब कयान कुछ न कुछ ज़रूर करेगा ताकि वो उसके सामने आए। इतने में मीरम की रोने की आवाज़ एहन को सुनाई दी। लो जी, एक तुम्हारे डैडा ने जान खाई है और अब एक तुम। एहन मीरम को अपनी गोद में लेते बोली, तुम्हारे डैडा बहुत ज़िद्दी हैं मीरम, अगर उन्होंने अपने साथ कुछ किया तो मैं उन्हें मारूंगी। एन अपनी उंगली मीरम के चेहरे पे फेर रही थी कि अचानक से मीरम ने एन की उंगली अपने मुंह खोल दी और अपने मुंह में ले ली। आउच! एन अपने ख्यालों में थी कि उसे पता ही नहीं चला, लेकिन मीरम के मुंह में उंगली लेने से वो डर जरूर गई थी और मीरम टुकर टुकर अपनी माँ को देख रही थी। अच्छा, तो मैंने तुम्हारे डैडा को मारने की बात की तो मेरी उंगली अपने मुंह में लेते काटने की कोशिश की तुमने। एन ने गुस्से से मीरम को देखा तो मीरम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। अभी वो कुछ और कह रही कि अर्श रूम में आया था। हाला, क्या कर रही हैं आप? अर्श मीरम को देखते हुए बोला, कुछ हाथ नहीं बेटा, बस मीरम से ही बातें कर रही थी। आपसे एक बात पूछूं हाला जानी? हाँ बोलो बेटा। हाला, मुझे भी ना अपने पापा जैसा और आप जैसा बनना है। 10 साल अर्श एन से कहने लगा कि एन के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। बेटा तुम अभी छोटे हो ना, इससे तुम पढ़ाई पर तवज्जो दो। नहीं हाला, मुझे भी आप जैसा बनना है। इतने में मीर भी अर्श के पीछे कमरे में दाखिल हुआ। किस तरह बनना है मेरे शहजादे ने? पापा आप जैसा और हाला जैसा। अर्श मासूमियत से कहता मीर के पीछे आती अनमोल को हैरान कर गया। खबरदार, खबरदार अर्श, तुम अपने पापा जैसे बने। ये कहने की देर थी कि मीर ने अजीब नजूर से अनमोल को देखा। मेरा मतलब मीर कि लोगों का कत्ल नहीं करवाना मैंने अपने बेटे से, अपने बेटे को अच्छा इंसान बनाना है। तो क्या प्रिंसेस मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ? मीर संजीदगी से बोला। नहीं मीर, मैं तो बस। छोड़ दो मीर, वो माँ है और वो ठीक कह रही है। बस जब टाइम आएगा तो देख लेना, क्योंकि मुझे अर्श की आंखों में अभी से एक जुनून और सारी दुनिया जीत लेने का असम नजर आता है। इसकी नीली आंखों में अभी भी वहशत है। मीर तुम देख लेना, अर्श एक ऐसा इंसान बनेगा कि वो सबको पीछे छोड़ देगा। तो हाला, आप मुझे पसंद करती हैं तो ये गुड़िया, रोंदू गुड़िया, मुझे दे दो। अर्श मीरम को देखते हुए बोला तो एन मुस्कुरा दी। जब ये बड़ी होगी तो तुम्हें दे दूंगी। ओके हाला, मैं किससे ले सकता हूँ गुड़िया से? अर्श मीरम के मुस्कुराते चेहरे को देखता बोला, हाँ जी ले लो हालांकि जान। एन मीरम को अर्श के सामने करती बोली। अर्श अपने लब मीरम के फूले फूले गालों पर रखे और हल्के से अपने दांत काटते पीछे हुआ। अर्श के पीछे होते ही मीरम का बाजा बजना शुरू हुआ था। मीरम के सुर्ख गालों को देखते एन ने अर्श को घूरा। मेरी गुड़िया, मेरी मर्जी, मैं जहाँ भी काटूं, घुरे नहीं हाला। वो एन को मुंह चिढ़ाते कमरे से भागा था, अपने माँ बाप के साथ एन को हक्का बक्का करते। जैसा बाप वैसा बेटा, अनमोल अफसोस से बोली। मीर ने कहा जाने वाली नजरों से अनमोल को देखा और आंखों ही आंखों में बहुत कुछ आ गया और एन मीरम के गालों को चूमते उसका बाजा बंद करवाने लगी। मीर, मेरे मासूम बेटे को इन सब कामों से दूर रखना। अनमोल भी तेवर दिखाते कमरे में चली गई और एन मीर की हालत देखते मुस्कुराई। रात को साव्यार जाकर एयरपोर्ट से आहत को ले आया था। आहत तो बेहद खुश था कि अपनी लैला से मिलेगा, लेकिन साव्यार ने उसे समझा दिया था कि घर वालों के सामने वो सिर्फ उसका दोस्त है और वो किसी को नहीं जानता। जबकि आहत लैला की वजह से साव्यार को और उसकी बातों को बर्दाश्त करके सबर के खून भर गया। आहत साव्यार के साथ घर आया तो सामने ही बैठी माला और नूर को देखकर हैरान हुआ और साथ में अमान भी था, वो भी आहत को देखकर हैरान हुआ। ये कौन है अफजाव यार? ये मेरा दोस्त है और आज ही बाहर से आया है, कुछ दिन यहाँ ही रहेगा। माला और नूर ने उसे देखा जो ब्लैक पैंट पहने, सफ़ेद शर्ट पहने, ऊपर कोट पहने, ब्राउन बाल जो जेल से अच्छे से सेट किए थे, बेहद डैशिंग लग रहा था। वाह! माला के होंठों से बेसाख्ता निकला था, जिसे सुनकर साव्यार ने गुस्से से माला की तरफ देखा, जबकि नूर और अमान की हंसी निकली थी। सब सांखों को अपने ऊपर खुरदा महसूस करके माला हड़बड़ाई थी।
आहद, ये मेरी बीवी है माला, और ये मेरा भाई अमान, और ये नूर है अमान की बीवी। अस्सलाम वालेकुम। आहद खुशी से बोला कि लैला भी कमरे से आहद को देखकर उसकी आंखें चमकी थीं और लैला भी मुस्कुराई थी। और ये मैडम कौन है? आहद की आंखें शरारत से चमकी थीं। ये मेरी दोस्त है लैला। जाविया ने लैला को दोस्त कहा और माला को बीवी कह के मुखातिब किया था। वो इसी बात से खुश हो गई थी। आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई जाविया। मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे मेरा कमरा दिखाओ ताकि मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँ। ओके लैला, हमारे मेहमान को अपने बराबर वाला कमरा दिखा, तो वो वहाँ ही रहेगा। ओके जाविया, आइए आहद साहब। लैला आंखों ही आंखों में इशारा करती बोली अंदर चली गई। ये रहा तुम्हारा कमरा। रात को इंतज़ार करूँगा लैला जानू। आहद कमरे में जाता जल्दी से बोला तो लैला ने गुस्से से उसे देखा और पलटकर वापस चली गई। खबरदार, तुमने आइंदा उस लड़के को देखा तो। जावियार माला को धमकी देता माला को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर गया। कयान ने किंग और लोका पर नजर रखवानी शुरू कर दी थी। कयान को खबर मिली थी कि लोका का बेटा हमसा भी है, जो आज कुछ असला स्मगलिंग का काम करने वाला था। अब कयान ने उनसे बदला लेना था, हमसा को मारकर, इसीलिए सुबह से उन पे नजर रख रहा था। कयान ने दूसरे पुलिस ऑफिसर को कहकर अपनी ड्यूटी बड़ी मुश्किल से लगवाई थी, वरना किंग लोग तो पुलिस ऑफिसर्स को भी खरीद कर अपनी मर्जी की नाकाबंदी करवाते हैं ताकि कोई उन पर नजर न रख सके और ना ही उनको रोक सके। बहुत इंतजार करने के बाद दूर से ही कयान को हमसा का ट्रक रोड पर आता दिखाई दिया था। पुलिस वालों ने नाकाबंदी लगवा दी थी। हमसा पुलिस वालों को देखकर डर गया था। कयान ने अपने बंदूक को इशारा किया तो वो ट्रक चेक करने लगे थे जहाँ पीछे अस्सा छुपा था। हमसा तो रिलैक्स था क्योंकि वो पहले भी ऐसा काम कर चुका था, क्योंकि उसका बाप उसके हाँ पीछे था, इसलिए वो परेशान नहीं था कि पुलिस वाले भी जाने देंगे। लेकिन उससे नहीं पता था कि इस वक्त कयान काजमी ने उन पर हाथ डाला है। हमसा तो रिलैक्स होकर बैठा था, उसे कयान की भारी आवाज़ सुनाई दी। नीचे उतरो तुम। कयान ने हमसा को गुस्से से कहा। हमसा नीचे आया तो कयान ने उसका गिरबान पकड़कर ये सारा असला कहाँ लेकर जा रहे हो? कयान ने एक मुक्का हमसा के मुंह पर मारा था। हमसा तो सिचुएशन से परेशान हो गया था कि ये सब क्या हो गया है। ये सब देखते हमसा के साथ आए लोग भी भागने लगे थे। कयान का इशारा करने की देर थी, कयान की टीम ने गोलियां बरसाई थीं। हमजा ने भी कयान को धक्का देते हुए भागने की कोशिश की। किंग और लोका से बदला लेना था। जैसे उन्होंने मेरी एन को मारा था ना, वैसे ही इसे भी मारूंगा। कयान का गुस्सा सवाने से पर था। कयान हमसा को पकड़कर उसे टॉर्चर करना चाहता था, लेकिन हमसा के भागने पर कयान को गुस्सा आया था। रुक जाओ हमजा, वरना गोली चला दूंगा। कयान गुर्राया था, लेकिन हमसा को भागना था। वो भागता गया। उसे किसी भी तरह उस एएसपी से दूर भागना था। ये गलती हमसा ने की थी। कयान को तो मौका मिल गया था इनकाउंटर करने का। कयान ने गोलियां चलाई थीं जो हमसा की टांग पर लगी थीं और हमसा लड़खड़ा कर नीचे गिरा था। कयान उसके सर पर पहुंच चुका था, लेकिन एक दफ़ा कयान को कुछ बोलने का मौका दिए बगैर दोबारा से भागा था हमसा, और कयान ने ट्रिगर दबाया था और गोली हमसा की कमर पर लगी थी और एक सर पर वो नीचे गिरता मौके पर ही मर गया था। इसकी लाश को भेजो किंग के पास। एक साइड स्माइल पास करता कयान अपने आदमी को हुक्म देता चला गया। आहत बाहर गार्डन में हाथों में कॉफ़ी का कप पकड़े टहल रहा था कि अचानक से माला भी बाहर गार्डन में आ गई। माला की शरारती रख भड़की थी। वो आहत के पास गई। हेलो आहत, माला ने मुस्कुराकर कहा। आहत ने भी मुस्कुराकर उसके हेलो का जवाब दिया, जबकि वो जो आहत को बाहर खड़ा देख उससे मिलने आ रही थी। आहत के पास माला को खड़ा देख लैला को गुस्सा आया था। आहत जो हंसकर माला से बातें कर रहा था। और तुम बताओ आहत, लंदन में क्या करते हो? मैं स्टडी कंप्लीट करके आया हूँ। जावियार मेरा दोस्त था तो सोचा उससे मिलाऊं। ओह अच्छा, तो शादी का क्या इरादा है? शादी के नाम पर आहत के लब मुस्कुराए थे। वो ख्यालों में लैला का चेहरा आया था। शादी का इरादा तो है और बहुत जल्द करूंगा। जबकि आहत की मुस्कुराहट किसी के दिल में जलती आग का काम कर रही थी। चलो तुम बैठो, मैं चलती हूँ। इससे पहले कि माला आगे कदम बढ़ाती, उसका पाँव मुड़ा था और इससे पहले कि वो गिरती, आहत की बाहों ने उसे गिरने से बचा लिया था। और बाहर से आते साव्यार ने ये मंजर देखा था। गुस्से से उसकी नसें फूली थीं। उसका भालू, उसकी माला किसी और की बाहों में, वो गुस्से से आगे बढ़ता जा रहा था और जाकर आहत को धक्का दे गया और माला के बाजू पर गिरफ्त सख्त की तो माला तो उसकी अचानक अवतार पर घबरा गई। साव्यार को गुस्से में देख माला और आहत दोनों को डर लगा था। वो माला भाभी गिरने लगी थी तो मैंने बचा लिया। मेरी बीवी से 100 फीट की दूरी पर रहना। ओके। साव्यार उंगली उठाते आहत से गुस्से में बोला, जबकि दूर खड़ी लैला भी जलन के मारे कमरे में वापस चली गई। साव्यार माला को खींचता हुआ कमरे में लाया।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके पास खड़ा रहने की? जैसे तुम्हारी हिम्मत होती है लैला के साथ फ्लर्ट करने की, माला भी सुकून से बोली। माला डार्लिंग, जो खेल खेलने की कोशिश कर रही हो, रुक जाओ, वरना बहुत महंगा पड़ेगा। जावियार माला की शरीरक पर दांत रख काटता हुआ बोला कि माला की सिसकी निकली थी। मैं बस गिरने वाली थी तो आहत ने बचा लिया, माला ने डर कर बोला। आहत भाई बोलो डार्लिंग, वरना जुबान खींच लूंगा। अपनी दफा क्यों आग लग रही है तुम्हें सावी, और मेरा क्या जो तुम्हें लैला के साथ देखकर मेरा दिल चलता है। माला साविया का कॉलर पकड़ते हुए गुर्राई। तो मेरा हक मुझे दे दो ना डार्लिंग, यकीन करो किसी और की तरफ देखूंगा भी नहीं। अगर मैं ना दूं तो कोई जबरदस्ती है क्या? जबरदस्ती मैं कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ करना नहीं चाहता। मैं जानती हूँ सावी, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। मैं तुमसे इश्क करता हूँ, और आइंदा तुम्हें उस आहत के साथ देखा तो यकीन करो तुम मेरा मॉन्स्टर रूप भूल नहीं पाओगी। या तो होगा न। जावियार उसके गाल थपथपाता हुआ ये कहकर चला गया। आहत की नजर ऊपर जाती लैला पर पड़ गई थी। ओ शिट। वो भी भागता सबकी नजरों में आए बगैर लैला के कमरे में दाखिल हुआ था। लैला जो चली बुनी बैठी थी, आहत को अपने कमरे में आते देख फट पड़ी। जाओ उस माला के पास, उससे अपनी बाहों मिलो। लैला के गुस्से के मारे बुरा हाल था। लैला जानू, वो मेरी बहनों जैसी है, वो गिरने लगी थी तो मैंने बस बचा लिया। ऐसी कोई बात नहीं लैला, तुम जानती हो ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। ऐसे ही मुझे भी अच्छा नहीं लगा जब तुम जाविया के साथ मुझे दिखाई देती हो। हाँ तो मैं बस ड्रामा खत्म करने वाली हूँ। 2 दिन बाद हमने निकाह का दिन रखा है और मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें भी ली हैं और शॉपिंग भी की है। लैला आहत के करीब होते हुए बोली। आई लव यू आहत। लव यू मोर लैला जानू। चलो अब मैं चलता हूँ, ये ना हो कोई देख ले। ओके ध्यान से जाना। ओके लैला जानू। फिर वो लैला के कमरे से छुपते छुपाते निकल गया था। उससे कमरे से निकलते नूर ने देख लिया था और वो फटी फटी आंखों से आहत को देख रही थी जो चोरी चोरी लैला के कमरे से निकल रहा था। वो भागकर माला के पास गई ताकि ये न्यूज़ बता सके। सफ़ीर हॉस्पिटल से वापस आया तो लारेब को कमरे में उदास बैठे हुए देखा। क्या हुआ मेरी छोटी दुनिया, ऐसे मुंह क्यों बनाकर बैठी है? एंजल मैं बोर हो रही हूँ, मुझे खेलना है आपके साथ। और एक आप हैं, कितना लेट आते हैं, मैं नहीं बोलती आपसे। अरे मेरी छोटी दुनिया को खेलना है मेरे साथ तो चलो आओ खेलें। वो बहुत थका हुआ था लेकिन अपनी छोटी दुनिया के लिए वो बिल्कुल फ्री था। एंजल क्या मैं आपके बालों की 2 बुनियाँ कर दूँ जैसे मैंने की हैं? लारे मासूमियत से कहती आंखें पटपटाते हुए बोली। नो। सफ़ी सदमे से बोला। प्लीज़ एंजल देखिएगा, आप मेरी तरह क्यूट क्यूट लगेंगे वरना मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगी। ओके, लेकिन ये बात किसी को बाहर मत बताना, पिंकी प्रॉमिस करो। ओके एंजल, मैं गंदी बच्ची नहीं हूँ, सीक्रेट है ना ये, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मैं तो अच्छी बच्ची हूँ। फिर क्या था, लारिब ने 2 पोनियाँ उल्टी सीधी सफ़ी के सर पर बांध दी कि सफ़ी को खुद को शीशे में देखकर कोमे में चला गया था। कितना बुरा लग रहा था वो 2 पोनियों में। अब बस छोटी दुनिया, तुम्हारी बात मैंने मान ली, चलो अब सोते हैं। नो एंजल अभी कहाँ, मैंने ना मोबाइल पर देखा था वो एक लड़की ने दूसरी लड़की को लिपस्टिक भी लगाई थी, मैं आपको भी लिपस्टिक लगाऊंगी। ये सब सुनते सफ़ीर ऐसा था कि जैसे कोमे में चला गया हो कि वो अब लिपस्टिक लगाएगा, मेकअप करेगा। नो छोटी दुनिया। प्लीज़ एंजल। ओके थोड़ी सी। ओके एंजल। फिर लारे में लिपस्टिक उठाकर अपने एंजल की लबों पर लगाई थी। आधी लबों के नीचे लगी थी और आधी लबों पर। सफ़ीर को तो लिपस्टिक का जायका बहुत बुरा लग रहा था। वाह एंजल, यू आर सो क्यूट। लारे उसके सामने से पीछे हुई तो सफ़ीर ने खुद को शीशे में देखा तो पूरा चेहरा सुर्ख हुआ था। कितनी अजीब मखलूक लग रहा था, सर पर 2 पोनियाँ और होंठों पर लिपस्टिक। सफ़ीर ने लारेब को देखा जो चमकती आंखों से सफ़ीर को देख रही थी, ऐसे जैसे बड़ा कारनामा हमारा हो। लेकिन कुछ सोचते सफ़ीर के होंठों पर मुस्कुराहट आई थी। छोटी दुनिया, तुम भी लिपस्टिक लगाओ। ओके एंजल। इससे पहले कि वो लिपस्टिक उठाकर अपने होंठों पर लगाती, सफ़ीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। ऐसे नहीं छोटी दुनिया, मैं खुद लगाऊंगा। वाह एंजल, आपको लिपस्टिक लगानी आती है? लारेब ने हैरानी से पूछा। हाँ ना। वो कैसे? सफ़ीर ने लारेब को अपने पास खींचकर अपने लब उसके लबों पर रख दिए। 5 मिनट बाद सफ़ीर पीछे हुआ तो लारेब फटी फटी आंखों से सफ़ीर को देख रही थी। एंजल। जी एंजल की छोटी दुनिया, देखो तुम्हारे लबों पर लिपस्टिक लग गई है। लारेब ने शीशे में देखा जहाँ वाकई उसके लबों पर लिपस्टिक लगी थी। लेकिन ये गंदा तरीका है एंजल, वो मुंह बनाते हुए बोली। मुझे तो यही तरीका अच्छा लगा है। गंदा एंजल। लारेब मुंह बनाते उठकर बगैर कुछ कहे ही बिस्तर में घुस चुकी थी। सफ़ीर भी नफ़ी में सह हिलाते उठकर वॉशरूम में जाकर पोनियाँ उतारकर लिपस्टिक उतारकर लारेब के पास जाकर लेट गया
थकावट की वजह से उसकी भी आँख लग गई थी। माला, माला, सुनो। क्या हुआ नूर, सब ठीक तो है ना? नूर को बुगलाते हुए कमरे में आते देख माला नूर से पूछने लगी। कुछ ठीक नहीं माला, मैंने अभी अभी आहत को लैला के कमरे से निकलते हुए देखा है। तो क्या हुआ? कोई नया काम है? अरे पागल, वो बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा कर लैला के कमरे से निकल रहा था। क्या वाकई? माला ने भी तजस्सुस से पूछा। हाँ वाकई। इतने में नूर को ढूंढते ढूंढते अमान भी माला के कमरे में आया था। आओ मान, तुम्हें एक बात बताऊं। नूर भी अमान को अपने पास सुलाते हुए कहने लगी। क्या हुआ नूर? फिर नूर ने उससे आहत की बात सुनाई। इसका मतलब लैला जावियार को धोखा दे रही है। शादी जावियार से और प्यार किसी और से। इस लैला प्याला को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुम लोगों को एक बात बताती हूँ मैंने कुछ दिन पहले सुना था वो किसी से कॉल पर कह रही थी कि उसे कुत्तों से बड़ा डर लगता है। नूर और अमान ने झट से माला की तरफ देखा, फिर तीनों ही मुस्कुरा दिए। वो फिर से कोई कांड करने वाले थे और जावियार का गुस्सा झेलने वाले थे। छोड़ो, छोड़ो, गंदे अंकल, मामा, बाबा, नहीं, नहीं मारो, मामा, पापा, मत मारो, मत, पापा, गंदे अंकल, डोंट टच मी। लारिफ सर को जोर जोर से दाएं से बाएं हिलाते हुए गर्भ सदा आवाज में चिल्लाने लगी। सफीर जो पास सोया हुआ था लारिफ के चिल्लाने से उठ बैठा। लारेब, लारेब उठो, उठो, क्या हुआ है? उसकी एकदम हालत बिगड़ने पर सफीर परेशान हुआ था। वो उससे गाल थपथपाकर उससे होश में लाना चाहता था। लारिफ ने झट से आंखें खोली थी। पूरा चेहरा पसीने से श्राबोर और जिस्म ठंडा पड़ चुका था। क्या हुआ छोटी दुनिया? सफीर ने परेशानी से पूछा। पहले तो लारिफ कई लम्हे सफीर को देखती रही, फिर अचानक से रोते हुए सफीर की गले लगी। एंजल, एंजल आप मेरे पास है ना? वो गंदे अंकल बेड टच कर रहा था। मार दिया मामा को, मार दिया। हाँ हाँ लारेब, मैं तुम्हारे पास हूँ। सफीर उसे इस हालत में देखते हुए दिलासा देने लगा। एंजल आप मेरे पास ही रहिएगा ना, कहीं मत जाइएगा। प्रॉमिस छोटी दुनिया, मैं यहाँ ही रहूँगा। एंजल, वो अंकल बेड टच करते हैं, मुझे बहुत डर लगता है। कुछ नहीं होता, मैं हूं ना, तुम्हें कोई टच नहीं करेगा। सो जाओ। एंजल हक करके सो जाऊं? लारे मासूमियत से बोली। हाँ हाँ, हक कर लो अपने एंजल को। लारे भी सफ़ीर को मजबूती से हक करते उसके सीने पर सर रखते जल्दी ही नींद की वादियों में चली गई। जबकि सफ़ीर ने सोच लिया था वो सुबह अमान से उसके बारे में पूछेगा और उसका मासी भी जानेगा।